नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना नीमच में हूँ संजय यादव। सवाल आपका का कारवा आज आ चुका है मनासा में। हमारे साथ में है यहाँ के पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं और अभी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र जी नाहटा। आइए नरेंद्र जी नाहटा से हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, आप पहली प्रतिक्रिया? जी, पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस का धन्यवाद। और मनासा की जनता मुझे चाहती थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और मैं कांग्रेस पार्टी के विश्वास पे और जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा। पूर्व में आप कई बार जो है यहाँ पर विधायक रहे हैं, यहाँ से मंत्री रहे हैं। उस समय की आपकी जो है मुख्य उपलब्धियाँ? बहुत, जितनी सिंचाई योजना मेरे कार्यकाल में आई उसके बाद या उसके पहले कभी नहीं बनी। जो शिक्षा की, स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत परिवर्तन है। नए बांध बने, उद्वन सिंचाई योजनाएं आई, छोटे बड़े तालाब और स्टॉप डैम बने, वाटरशेड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के साथ एक संवाद बना रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं के लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं के लिए रेफर जो है चिकित्सालय यहाँ से नीमच और नीमच से उदयपुर रेफर सुविधा होती है। यही तो हमारा चुनाव का एक मुद्दा है कि आपने कर क्या दिया। जब 20 साल पहले जिन अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर होते थे, आज 20 साल बाद उनकी स्थिति है कि केवल आपने रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। शामगढ़, रामपुरा, कुकड़ेश्वर कहते हैं कि मनासा जाओ, मनासा कहता है नीमच और नीमच उदयपुर। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। तो ये और यही शिक्षा की स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, कहते हैं हम सीएम राइज में उनको पढ़ाएंगे। अब ये कौन सी व्यवस्था है कि जहाँ हमने कहा था कि हर बस्ती जिसमें 30 बच्चे पढ़ने वाले हैं वहाँ स्कूल खोलेंगे, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे मिडिल और हाई स्कूल खोलेंगे। अब आप कह रहे हो हम गांव के स्कूल बंद करेंगे और शहरों में ला के पढ़ाएंगे। ये दुर्व्यवस्था है। गांव में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो ये चुनाव का प्रमुख होता है। एक लंबे समय से चंबल का पानी जो है नीमच मतलब मनासा लाने की योजना है बोलते आ रहे हैं। लगभग सभी पार्टी के नेता और जो जनप्रतिनिधि हैं वो ये दावा करते हैं, अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? आपने क्या प्रयास किए थे? और अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं, चंबल का पानी किस काम के लिए? अगर आप कहते हैं कि मनासा शहर के लिए, तो मनासा शहर को, क्योंकि उन दिनों जब मैं था तब चंबल जलाशय बहुत सी बार सूखा रह जाता था, तो ये रिस्क हम लेना नहीं चाहते थे। तो हमने चमलेश्वर बांध बनाया और चमलेश्वर से मनासा को पानी देने की योजना बनाई। अगर चमलेश्वर बांध नहीं होता तो मनासा पता नहीं किस स्थिति में होता। जहाँ तक गांधी सागर का सवाल है सिंचाई के लिए, तो मैंने तो 4-5 योजनाएं बनाई जो गांधी सागर के पानी से ही सिंचाई करती थी। इनने उन योजनाओं को बंद किया और ये तो कुछ नई योजना तो कोई ला नहीं पाए। तो हम तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे कि गांधी सागर के पानी का उपयोग मनासा के लिए होना चाहिए और उस दिशा में हम काम कर रहे थे। उसके बाद जो हम करके गए उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। नया तो कुछ प्रारंभ कर नहीं पाए। कुछ एक नए तुरंत जो है मुद्दे हैं जिस पर मैं टिप्पणी चाहूँगा आपका। भ्रष्टाचार शायद इससे ज़्यादा व्यापक भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा। और ऐसा लगता है कि जन नेताओं का संरक्षण है इस भ्रष्टाचार में। उन्हीं की पार्टी के नेता जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो उसके बाद आगे अब कहने को कुछ बचा नहीं। तो भ्रष्टाचार तो इन दिनों बहुत फैला। और फिर कहता हूँ कि जो चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं उसमें भ्रष्टाचार मनासा में एक प्रमुख है। कानून व्यवस्था जब आपकी सरकारी मशीनरी केवल भ्रष्टाचार में लग जाएगी और उनको यदि नेताओं का संरक्षण होगा तो फिर कानून व्यवस्था क्या होगी? कोई भी अनुमान लगा सकता है। कानून बचा क्या? न व्यवस्था है न कानून है। अब तो पैसा ही कानून बन गया है और पैसा ही व्यवस्था बन गया है। एक एनडीपीएस के केस जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। डोडा चूरा को जो है उस समय कांग्रेसी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया और अभी भी है। ये डोडा चूरा के अंदर मार्फिन की मात्रा कम होती है, फिर भी जो है बल्ले दे के किसानों को जो है एनडीपीएस में फंसा दिया जाता है। उसके लिए कोई योजना है? हमारे वचन पत्र में है कि जो 829 का जो प्रावधान है इसको ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार का काम है, लेकिन हम अपनी तरफ से अनुशंसा करेंगे, ये हमारे वचन पत्र में है। और मुझे लगता है कि 829 पहले भी था, लेकिन इस तरीके से व्यापक उसका दुरुपयोग कभी नहीं हुआ जैसा इन दिनों हो रहा है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूँ
कि मैं अपनी सरकार से कहूँगा कि वो केंद्र सरकार को कहे कि डोडा चूरी को एनडीपीएस से बाहर निकालिए और एनडीपीएस और ये जो 829 का जो प्रावधान है इसको समाप्त करिए। ये शोषण का और सरकार हमारे थानों को, हमारे पुलिस प्रशासन को खराब करने का सबसे बड़ा कारण है और दुर्भाग्य इस बात का कि नेता भी अब इसमें शामिल हो गए। मनासा से हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है यातायात की संसाधन, ना तो कभी रेल ना बस। मनासा मतलब इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। आपने क्या प्रयास किए थे और अब आप क्या करेंगे? देखिए, रेल लाने की बातें तो जिन लोगों ने भी कही वो कर नहीं पाए और एक बहुत लंबी परियोजना होती है। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, मैं समझता हूँ मेरे कार्यकाल में सड़कें भी ठीक थी और बसों की भी ऐसी कोई समस्या नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पर्याप्त था। अब जाकर ये परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं, तो इसको जब आएंगे हम 15-20 रोज के बाद हमारी सरकार आ जाएगी, तब मैं इसको देखूँगा। बड़े अस्वस्थ नज़र आ रहे हैं। एक जो मुद्दा है जो किसानों का बहुत ज़्यादा चल रहा है, नीलगाय के परेशान करने का। हाँ, वो केवल मनासा का मुद्दा नहीं है, तो जिले का मुद्दा है। इस वर्तमान सरकार ने तो बहुत बार अनेक तरह की घोषणाएं की। मेरे ख्याल से इसमें जब तक एक बार प्रशासन से बात नहीं हो तब इस बारे में कोई फर्म राय देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये समस्या अपनी जगह है, समाधान क्या है ये शायद मुझे लगता है कि हम हितग्राहियों से, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, प्रशासन और किसान, उनसे बात करके इसका कोई समाधान ढूंढना चाहिए। एक किसान हमेशा जो है, हमेशा कई सवाल मेरे पास में आए हैं और वो हमेशा नाराज रहते हैं कि किसानों को 10 घंटे की जो बिजली है वो रात में क्यों, दिन में क्यों नहीं? बिल्कुल, कमलनाथ जी तो कहा है कि मैं इसकी कोशिश करूंगा कि दिन में 10 से 12 घंटे की हम बिजली किसानों को कुएं पर दे सकें। तो ये कमलनाथ जी इसकी घोषणा कर चुके हैं, कोशिश करूंगा, उन्होंने कहा है इस बात को। लेकिन इन सालों में बिजली की जितनी व्यवस्था बिगड़ी है, उसके बाद इसको क्या इतना आसान है कि इसको तत्काल ठीक किया जाए? मनासा क्षेत्र में इतना पावर का, बिजली का लोड कुओं की सिंचाई के कारण बढ़ा है, लेकिन न तो ट्रांसफार्मर बदले गए, न कोई ग्रिड का विस्तार हुआ, न लाइनों का विस्तार हुआ। तो हालत ये है कि किसान मारा मारा भटक रहा है, इनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है। 25 का जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ 100 का लोड है। ये अपना पैसा कमाने के लिए टेम्परेरी कनेक्शन देते जाते हैं। इनने इतने सालों में न तो लाइनों का विस्तार किया, न ग्रिड का विस्तार किया। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए केवल 10 से 12 घंटे बिजली देने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं ठीक करनी होगी। मैं समझता हूँ कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो जो पहली बात जो कमलनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से मुझे करनी होगी, उसमें से एक मनासा की विद्युत व्यवस्था होगी। एक जो नीमच पूरे ज़िले की एक बड़ी समस्या है, जो मनासा के लिए भी है, यहाँ का रेड लाइट एरिया, जिस कारण से कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक इमेज खराब होती है। आपने क्या कदम उठाए थे और अब क्या उठाएंगे? तो वही, ये एक सामाजिक समस्या है, इसको कोई कानून से ठीक नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा परिवर्तन बांसड़ा समाज में आ रहा है। वो जो मैं पिछले दिनों में मैं अधिकारियों से भी इस बारे में बात कर चुका हूँ कि इसको केवल आप पुलिस प्रशासन की और कानून व्यवस्था से मत जोड़िए इसको। ये एक ऐसी कुछ सामाजिक रूढ़ियाँ हैं जिनके तहत ये होता रहा है। लेकिन आप इन दिनों अगर देखोगे, आप अभी शाम के टाइम देखना, तो यहीं हमारे बांसड़ा समाज के इतने बच्चे कोचिंग पे आ रहे हैं, तो शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप बरडिया जैसे गांव में चले जाओ तो बांसड़ा समाज के इतने व्यक्ति अब सरकारी नौकरियों में हैं, तो शिक्षा के माध्यम से आए। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, इस परिवर्तन को आगे बढ़ाना चाहिए। केवल पुलिस के डंडे से इस समस्या को ठीक नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि समाज में एक बदलाव लाने की आवश्यकता है और शिक्षा उसका महत्वपूर्ण माध्यम होगा। उनने शिक्षा के महत्व को समझा है। मुझे अच्छा लगता है कि उनके लड़के लड़कियाँ यहाँ इस तरीके से पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और उसी में हमें अपना सहयोग देना चाहिए। 2-3 एक कड़वे सवाल जो शायद आप जो है जवाब देंगे उसका, और काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं। पहला सवाल कि आप बाहरी हैं, क्यों आपको समर्थन करें? ये तो बड़ा पुराना सवाल नहीं हो गया, लेकिन भाई 5 बार चुनाव लड़ा, 3 बार जीता, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, कभी किसी ने मुझे बाहरी नहीं कहा। और जो लोग मुझे बाहरी बता रहे हैं वो बताएं 10 साल यहाँ पे चावला जी मंत्री रहे, विधायक रहे, और तो क्या वो उनके साथ थे कि उनका विरोध कर रहे थे? जो लोग आज मुझे बाहरी मारू जी तो आपके साथ भी रहे हैं, आपके काफी करीब रहे हैं। कह रहा हूँ, तो फिर मैं अगली बात ये पूछता हूँ कि जब मारू जी 98 में मेरे साथ थे, तब मैं क्या कहीं और रहता था क्या? मैं तब भी यदि बाहरी था, जब उनके पास
अपनी उपलब्धियों के गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तब ये बाहरी भीतरी का मुद्दा चला रहे हैं। वो बताएं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब विदिशा में लड़े तब कहाँ के थे, वो बताएं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से लड़ते हैं तब वो कहाँ के थे, वो बताएं कि मोदी जी जब वाराणसी से लड़ते हैं तो कहाँ के थे। इस मुद्दे में किस जनता इस मुद्दे को स्वीकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान वैसे आपको लंबी उम्र दे, लेकिन ये कहा भी जा रहा है कि नाटा जी अगर जीतते हैं तो कोई मध्यावधि चुनाव की जरूरत ना पड़ जाए। ये तो जिसका सोच है, क्या आप ये कह सकते हैं। मैं तो ऐसी जगह बैठने गया हूँ जहाँ 18 साल और 20 साल के लड़के बच्चे नहीं रहे। अगर यदि किसी की सोच यही हो गई कि वो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा है कि मैं किसी दिन मेरे लिए उपचुनाव हो जाए, और मुझे ये याद आ रहा है कि ये कुछ लोग हैं जो ये चावला जी के बारे में जब उनका स्वास्थ्य खराब था तब वो इसी तरह की बातें सोचा करते थे। कौन जानता कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। परमात्मा मुझे दे, लेकिन आपके विपक्ष की जो लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने 80 वर्ष से ऊपर के अनेक व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में टिकट दिया है। मेरी पार्टी ने मध्य प्रदेश के बाहर अनेक व्यक्तियों को दिया, और पिछले कर्नाटक चुनाव में एक हमारे शिव शंकरप्पा जी थे, वो 92 इयर्स की एज में उनको टिकट दिया है, और वो 28,000 मतों से जीते हैं। बात उम्र एक आंकड़ा होता है। आपका हौसला क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है। मैं समझता हूँ यदि ये बात है, यदि उस आधार पर आप एक व्यक्ति, और आपकी फिटनेस क्या है और आपकी सक्रियता कितनी है, अगर इस आधार पर तय करते हो तो मैं यहाँ के ये जो जितने लोग हैं, जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन उपचुनाव आएगा, भगवान करे उनकी इच्छा पूरी हो। मुझे तो मैं तो जितने दिन रहूँगा काम करूँगा। कहा जाता है कि जो मारू जी जो हैं उनका कहना है कि मैंने बहुत विकास कराया है, करोड़ों रुपए का विकास यहाँ पर हुआ है। क्या कहेंगे आप? वो दावा करते हैं कि उन्होंने 4,000 करोड़ का विकास किया है। मेरा उनका कहना है कि हम सब चुनाव प्रचार छोड़ दें, वो और मैं एक मंच पे आ जाएं, जनता सामने हो। उनका 4,000 करोड़ के विकास को अगर जनता स्वीकार करती है तो मैं भी स्वीकार कर लूँगा। मैं तो साल भर पहले जब उन्होंने कहा था तब भी मैंने ये बात कही कि अगर वो अपने कार्यकाल में अगर जो योजनाएं वो बता रहे हैं कि उन्होंने की, उनका उद्घाटन करा लेंगे तो मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करने वाला पहला व्यक्ति होगा। वो बताएं कि कहाँ उनकी योजनाएं पूरी हुई हैं और उनका योजनाओं का कितना लाभ जनता को मिल रहा है, वो समझा दें। हम स्वीकार करेंगे यदि वो सही बोल रहे हैं तो। लेकिन मेरे सामने तो दूसरी बात यह है कि 3 बार आपने कालिया को कुकड़ेश्वर में जाके मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर गए, शिलान्यास हो गया, आप बना नहीं पाए। गंगा बावड़ी के लिए तो आपने एक फर्जी फोटो लगा दिया चमलेश्वर का, उसे गंगा बावड़ी बांध बना दिया। गंगा बावड़ी का ओरिजिनल बांध भी आप नहीं बना पाए। स्कूल आपके बंद हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। किस विकास की वो बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आंतरी माता से बाधो माता जी वाला रोड भी, वो भी उन्हीं घोषणाओं में शामिल है। और मैं दावा करता हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी और नरेंद्र नाहटा विधायक बना तो ये सड़क बहुत जल्दी पूरी होगी। यहाँ पर अभी क्या चीज़ देखने को मिल रही है? नरेंद्र नाहटा की सिंप्लिसिटी और मारू जी के जो वो कह रहे हैं कि वो AI जनरेटेड हैं, लेकिन वो ऑडियो हैं। क्या कहेंगे उन ऑडियो, वायरल ऑडियो के लिए? सरकार उनकी है, आवाज़ उनकी है, आरोप लगाने वाले उनके अपने हैं। तो मेरा ये कहना है भाई कि अपनी सरकार से जांच करा के बता देते कि ऑडियो फर्जी हैं। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, उन्हीं के मित्र लोग तो कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो वो बताएं ना। और वो एक है क्या, एक ऑडियो की बात नहीं है, एक वीडियो की बात नहीं है। पता नहीं उनके बारे में तो कितने तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई चोकड़ी में तोड़ से लगा के पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। वो इन सब फर्जी, वो कहें सार्वजनिक रूप से कहें कि जो मेरे मित्रों ने, मेरी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए, मैं उन सब की जांच कराना चाहता हूं। वो जांच करा लें, बेदाग निकल जाए, हम भी उनका सम्मान। सब होने के बाद भी कहा जाता है कि मोदी फैक्टर है, राम मंदिर फैक्टर है, और लाडली बहना जो योजना जो है वो फैक्टर है, इसीलिए बीजेपी बढ़त में आ जाएगी। ये तो आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कह दूं कि उनके अपने सर्वे ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। और मध्य प्रदेश में अगर गवर्नमेंट बन रही है तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जहाँ तक मनासा का सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस सारे भ्रष्टाचार को, इस सारी अव्यवस्था को, इस सारे जिस तरह की भाषा यहाँ की जनता को झेलनी पड़ी, क्या इसको राम मंदिर में छिपाने की कोशिश सही है?
क्या इसको इन सारे धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों के बीच लाना? अभी हम कोई प्रधानमंत्री का चुनाव तो कर नहीं रहे हैं, हम तो प्रदेश की बात कर रहे हैं ना। प्रदेश का राम मंदिर तो प्रदेश का मुद्दा नहीं है। तो मेरा कहना है वो अपनी उपलब्धियों पे बात करें, शिवराज सिंह जी अपनी उपलब्धियों पे बात करें, वो राम मंदिर के आवरण में छिपने की कोशिश नहीं करें, विधायक जी भी और मुख्यमंत्री जी भी। क्या अपना नीमच के माध्यम से आप माधव मारू जी से कुछ पूछना चाहेंगे? 4000 करोड़ की योजनाओं को हम मुझे समझाइए, विपक्षी दलों को समझाइए, जनता को समझाइए, बताइए कि आपके मित्र लोग जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या आप सही हो। इस बात को प्रमाणित करिए, निष्पक्ष संस्था से उसकी जांच कराइए। जो पिछले 5 सालों में आपने जो कुछ कहा था, आपने कहा था कि मैं बंजारों को कहा कि मैं यहाँ कंबल की फैक्ट्री लगा दूंगा, आपने कहीं दूध बेचने वाले गुजरों को कहा था कि मैं दूध के लिए यहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस लगा दूंगा, आपने पता नहीं क्या क्या वादे किए। उन सब वादों की फहरिस्त बताइए कि आपने उनमें से कितना पूरा किया है। और मनासा बताइए कि जो हमारे कार्यकाल में जो 3 बड़े बांध बने, जो इतनी उद्वहन सिंचाई योजना आई, उन बांधों की जो नहरें अधूरी रह गई वो क्यों 20 साल में पूरी नहीं हुई? आपने इन उद्वहन सिंचाई योजनाओं को, जब आप गांधी सागर से पानी लाने की बात करते हो तो फिर ये उद्वहन सिंचाई योजनाएं आपने क्यों बंद की? मैं चाहूँगा कि मारू जी इन सब बातों का जवाब दें। अपना नीमच से बात करने के लिए धन्यवाद। यहाँ मैं मनासा के हमारे अधिकृत संवाददाता भरत कनेरिया के साथ नाहटा जी से ये थी हमारी विशेष चर्चा। सवाल आपका।